सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। शुरुआत सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां, सभी एक साथ। वैसे तो आज सत्ता में कई राजनीतिक खबरें हैं, सेहत की सत्ता से जुड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले आज ईरान की सत्ता की बात करें, जिससे रईसी के हेलीकॉप्टर में हत्या वाले राज के सिग्नल मिले। अचानक से रईसी के हेलीकॉप्टर का सिस्टम फेल कैसे हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या जानबूझकर कराया गया, इस पर 7 नए सीक्रेट बस थोड़ी देर में। आज पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सनातन वाली चोट भी की है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सुशासन और सनातन की दुश्मन है। विपक्ष के नेता सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं। इस पर सत्ता का नया कलेश शुरू हो गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 5 चरणों के चुनाव के बाद अपना एक और सियासी सर्वे पेश किया है। ओडिशा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 फेज की वोटिंग के बाद एनडीए गठबंधन 310 के पार हो गया है और छठे और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। फिर आपको योगी आदित्यनाथ के से अरविंद केजरीवाल का सियासी निवेदन दिखाएंगे, जो उन्होंने हाथ जोड़कर किया है। अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा योगी के दुश्मन बीजेपी में ही हैं और कैसे इस बयान से सत्ता का कलेश छिड़ गया है, इस पर भी सियासी रील तैयार है। फिर आपको पुणे वाले उस सड़क हादसे की खबर दिखाएंगे जहां कल तक 2 लोगों की मौत के बदले 300 शब्दों वाले निबंध की चर्चा हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से के बाद इसमें न्याय वाला प्रबंध किया गया है। इस पर भी एक वैचारिक कुंजी खोलेंगे। सत्ता में आज एक खबर उन लोगों के लिए जो अलग अलग तरह के पान खाते हैं। ऐसे ही एक स्मोक पान ने कैसे बेंगलुरु में 12 साल की बच्ची के पेट में सुराख कर दिया, उस बच्ची की दर्दनाक आपबीती आज सत्ता में जरूर देखेगा। और एक बड़ी खबर, 37,000 फीट की ऊंचाई से सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस की वजह से एक यात्री की मौत हो गई, 30 लोग घायल हो गए। जिस वक्त घटना हुई, फ्लाइट 37,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जो अचानक 31,000 फीट पर आ गई, यानी वहां से डिक्लाइन हुआ सीधे 6,000 फीट का। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं इब्राहिम रईसी की, एक हार्डलाइनर राष्ट्रपति जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए या फिर हेलीकॉप्टर हत्या का शिकार हुए, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। रईसी की मौत पिछले 2 दिनों से एक पहेली बनी हुई है। यह दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर थी और है, जिसमें नई नई थ्योरी सामने आ रही, नए नए राज सामने आ रहे, सवालों और दावों की लंबी फेहरिस्त है। सत्ता में आज रईसी की मौत मिस्ट्री के सारे राज को डिकोड करेंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए जो ये बयां कर रही है कि ईरान की सत्ता में रईसी कितनी अहमियत रखते थे। ईरान में रईसी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। दुनिया भले ही रईसी को तेहरान का कसाई मानती थी, एक हार्डलाइनर नेता मानती थी। अमेरिका और इजराइल भले ही रईसी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते थे, लेकिन रईसी की अंतिम यात्रा में आज लाखों लोगों की भीड़, ये जन सैलाब रईसी के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रसूख को दर्शाता है। ये तस्वीरें ईरान के अलग अलग शहरों से आई हैं। आज ईरान की राजधानी तेहरान में पहले शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शरीक हुए। उसके बाद ईरान के तबरेज शहर से रईसी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। गुरुवार तक कई शहरों से रईसी की अंतिम यात्रा गुजरेगी। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों में से किसी के हाथ में रईसी की तस्वीर है, कोई ईरान का झंडा लेकर रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल है, तो किसी की आंखों में आंसू हैं। रईसी और हेलीकॉप्टर हादसे में मारने वाले सभी लोगों के शव को एक बड़ी गाड़ी में रखा गया। लोगों ने अंतिम विदाई दी। शुक्रवार को ईरान के शहर मशहद में रईसी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि रईसी की मौत की घोषणा सबसे पहले शिया तीर्थस्थल इमाम रजा के मकबरे से की गई थी, जो रईसी के जन्म स्थान मशहद में ही। आंसू वाली एक तस्वीर ईरान कैबिनेट से भी आई है, जो वायरल है। रईसी की मौत के बाद ये तस्वीरें देखें। जैसे ही रईसी का पार्थिव शरीर लेकर एयरक्राफ्ट लैंड करता है, उनकी कैबिनेट के लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद है और ये देखिए तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि वहां पर न सिर्फ मातम है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक हार्डलाइनर वैक्यूम। कौन इसकी पूर्ति करेगा? रईसी की मौत को 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश कांड का सच अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इसे सिर्फ हादसा बताया है। अंदर खाने खबरें चल रही हैं कि यह हादसा ही है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीर कभी भी बदल सकती है। क्योंकि अगर ईरान के अंदर टर्मोइल दिखाई देता है, ईरान के अंदर विद्रोह दिखाई देता है, तो कब यह हादसा साजिश में तब्दील हो जाए, आप समझ सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। आशंका जो जताई जा रही है उसमें हादसा नहीं, हत्या वाला एंगल है। उसमें है अमेरिकी हेलीकॉप्टर को सिर्फ क्रैश का एक सामान नहीं, साजिश का घातक हथियार माना जा रहा है। वैसे भी ईरान के बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, वैज्ञानिकों और कमांडर्स के साथ ऐसा होता रहा। इसीलिए रईसी की मौत के हर राज को सामने रखना जरूरी है। थ्योरी नंबर 1, हेलीकॉप्टर वाले राज हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। दावा है कि हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर के रेडियो सिग्नल सिस्टम ने काम नहीं किया। हेलीकॉप्टर में ट्रांसपॉन्डर स्विच बंद था या हटाया गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। कैसे? उसका दोनों हेलीकॉप्टर से संपर्क नहीं था। थ्योरी नंबर 2, 19 मई का सैटेलाइट वेदर डेटा हटा दिया गया। कैसे, क्यों, कहां? इसी दिन रईसी समेत 9 लोगों की मौत हुई। दावा है कि हादसे से पहले सैटेलाइट कनेक्शन काटा गया। पूछा जा रहा है आखिर किस मकसद से सैटेलाइट वेदर डेटा हटाया गया। थ्योरी नंबर 3, रईसी की मौत के पीछे अमेरिका ब्रिटेन की साजिश। कहा जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेल 212 में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। थ्योरी नंबर 4, बेहद चौंकाने वाली, हेलीकॉप्टर के पायलट का क्रैश में हाथ। यह दावा इसलिए भी क्योंकि बाकी 2 हेलीकॉप्टर एकदम सकुशल पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। थ्योरी नंबर 5, ईरान की अंदरूनी लड़ाई वाला एंगल। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई का हेलीकॉप्टर क्रैश में हाथ है। यह खमनेई के उत्तराधिकारी बनने की जंग का परिणाम है। कहा जा रहा है कि रईसी ईरान के अगले सुप्रीम कमांडर बनने की रेस में सबसे ऊपर थे। थ्योरी नंबर 6, ईरान के अंदरूनी संघर्ष वाला एंगल। कहा जा रहा है कि ईरान के अलगाववादी ग्रुप की साजिश है। इसमें ईरान के अलगाववादी ग्रुप जैश अल अदल ग्रुप का हाथ है, जो कि निरंतर पाकिस्तान पर हमले करता रहता है। साजिश वाले एंगल को और भी बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि ईरान को भी हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे साजिश का शक है। ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बगेरी ने स्पेशल टीम से जांच का ऐलान भी कर दिया है। जांच टीम में ईरान मिलिट्री, एविएशन और एक्सपर्ट शामिल होंगे। जांच टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच करेगी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना साजिश थी या महज हादसा, इसका पता लगाएगी। कैसे रईसी की मौत पर पूरी दुनिया में हलचल है। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे तो रईसी ने एक एक्सिस तैयार किया, ऐसा कहा जाता है, जो कि एंटी वेस्ट था। इस एक्सिस में ईरान को मदद की किसने? चीन ने और रशिया ने। अब इस हेलीकॉप्टर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों कंट्रीज किसी भी तौर पर मदद नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर अमेरिका का था। अमेरिका के सैंक्शंस हैं, वो मदद करने आएगा नहीं। फिर ईरान इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? सवाल कई हैं। दावों में साजिश के कई किरदार हैं, लेकिन 2 किरदारों का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। एक नाम है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और दूसरा नाम है अमेरिका। वैसे तीसरा नाम खमनेई के बेटे भी हैं, लेकिन ये 2 नाम चर्चा में है, टेलीग्राम पर चर्चा में है, ईरान में चर्चा में है। जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल तो दावे किए जा रहे हैं। उनमें एक दावा यह भी है कि जहां इब्राहिम रईसी की मौत हुई, ध्यान से सुनिएगा, जहां इब्राहिम रईसी की मौत हुई वहां इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का गढ़ था। अब एक सवाल है, क्यों इजराइल एकदम शांति, सन्नाटा, नो स्टेट? क्यों, कैसे? मतलब यह कि हेलीकॉप्टर क्रैश साइट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अजरबैजान मध्य एशिया का अकेला मुस्लिम देश जिसके इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते हैं। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान के पास जहां क्रैश हुआ वो पहाड़ियों से भरा दुर्गम इलाका है और बताया जाता है कि यहां इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट सक्रिय है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि पिछले साल ईरान ने अजरबैजान में रहकर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक महिला समेत 4 लोगों को फांसी दी थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, और यह इंटरेस्टिंग फैक्ट बकायदा इजराइल के पब्लिकेशंस की तरफ से दिया गया, वो यह था कि हमास और इजराइल के बीच में लगभग बातचीत पक्की हो गई थी और एकाएक सीरिया में ईरान की एम्बेसी पे अटैक होता है। उस पेपर में कोट किया गया था कि शायद नेतन्याहू नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो, और अब जब नेतन्याहू का तख्ता पलट हो रहा है तब भी वेस्टर्न मीडिया में चर्चा है, तो एकाएक ईरान के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। कनेक्टिंग द डॉट्स अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन अब जो डॉट हम कनेक्ट करने वाले हैं उसमें शर्म भी आती है,
सोचने में मजबूर भी होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सत्ता में अब पुणे के उस सड़क हादसे की फाइल खोलते हैं जो पूरे देश में अपनी अनोखी सजा के लिए कल से वायरल है। एक ऐसा केस है जो करीब 48 घंटे से निबंध और इंसाफ के बीच झूल रहा है। हम आपको सिर्फ खबर बता रहे हैं, सिर्फ खबर बता रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, सिर्फ खबर बता रहे हैं। जरा सोचिए, 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा यह थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को पढ़कर लोग हैरान थे और कोस रहे थे उस सिस्टम को जिसने शराब के नशे में 2 लोगों की जान लेने वाले एक नाबालिग को निबंध लिखने का आदेश देकर आजाद छोड़ दिया। इस खबर को देखकर लोगों ने दुख और गुस्सा जाहिर किया। कई लोगों ने कहा कि मारे गए 2 युवाओं के परिवारों को क्या निबंध से सांत्वना दी जाएगी। कई चुभने वाले सवाल पूछे गए, जिसके बाद ठंडे पड़ चुके सिस्टम में थोड़ी हरकत हुई और अब इस केस में कुछ नए अपडेट आए हैं। इसीलिए पहले समझिए कि 2 लोगों की मौत के बदले सजा के निबंध मॉडल वाला यह केस सिर्फ 24 घंटे में कैसे तीव्र गति से उल्टी दिशा में मुड़ गया है। करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 इंजीनियर को कुचलने वाले नाबालिग लड़के को 19 मई के दिन कोर्ट से जमानत मिल गई और सड़क हादसों पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा दी गई। 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया, मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने की सलाह दी गई। लेकिन अब नया अपडेट यह है कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक्शन की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना जा रहा है, क्योंकि निबंध वाले न्याय को लेकर लोग सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे और गुस्से में थे। लेकिन अब इस केस में उस पब के मैनेजर की भी गिरफ्तारी हो गई है जहां उस नाबालिग ने बैठकर शराब पी थी और वहीं से निकलने के बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसा किया था। इस केस में पुलिस पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया गया। एमपी के जबलपुर के रहने वाले अश्विनी नाम के जिस लड़की की जान गई, उसके परिवार ने भी कहा कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया। लेकिन अब पुलिस ने पब के मैनेजर के साथ बारटेंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है और दाग छुड़ाने की कोशिश चल रही है। हालांकि अब भी पुलिस के दावे और दलीलों पर लगे दाग कम नहीं है और यह समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें नाबालिग लड़का एक पब में अपने दोस्तों के साथ है। यह लड़का तकनीकी रूप से नाबालिग है लेकिन अपने दोस्तों के साथ पब में आराम से अपनी मनमर्जियां चलाता है। फिर सड़क पर 2 करोड़ की गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। लापरवाही से 2 लोगों को कुचलकर मार देता है। लेकिन जब सजा की बात आती है तो तुरंत इसे नाबालिग वाला डिस्काउंट मिल जाता है। नियमों के अनुसार हम इस नाबालिग लड़के का चेहरा नहीं दिखा सकते। नाबालिग है ना ये, और ना ही इसका नाम आपको बता सकते हैं क्योंकि नाबालिग है ये। बाकी सारी हरकतों के लिए नाबालिग नहीं, लेकिन इसने जो किया वो 2 परिवारों को जिंदगी भर शूल की तरह चुभता रहेगा। हैरानी यह है कि नाबालिग का पब में बैठकर शराब पीने का वीडियो, लेकिन जब हादसे के बाद पुलिस इसका मेडिकल टेस्ट करवाती है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। यानी उसमें यह बताया जाता है कि इस लड़के ने हादसे के वक्त शराब पी नहीं थी। और पुलिस कमिश्नर यह कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको उपयुक्त प्रावधान को जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था उस पाथ पे पुलिस प्रथम दिवस फर्स्ट डे से चल रही है। लोअर कोर्ट ने हमारे दोनों एप्लीकेशंस को डिसअलाउ करके आरोपी को बेल दिया था, जो जनता को मान्य नहीं है, प्रेस को मान्य नहीं है और इक्वली हमें भी मान्य नहीं है। और यही भूमिका हमने पहले दिन से लिया था। जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। खास तौर पे वो लोग जो बच्चे को वाहन दे रहे हैं या बच्चे को शराब दे रहे हैं और बच्चे ने भी अगर कोई गलती की तो कानून सम्मत सजा उसको मिलनी चाहिए। तो महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो।
और डैश जाके मारा। इनका लाइसेंस कहाँ से बन गया और इनने गाड़ी मारी और इसको छोड़ा कैसे गया? क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है? जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। डिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। सोचिए जरा, उम्र से ये जुवेनाइल है लेकिन हरकतें एडल्ट वाली हैं। सजा इसको जुवेनाइल वाली मिलती है, लेकिन जो इसकी क्रूरता थी या जो इसकी नेग्लिजेंस थी वो किसी भी एडल्ट की नेग्लिजेंस को मात देने के लिए अपने आप में पर्याप्त। अब ये जुवेनाइल इसको समझा जाएगा, ये एडल्ट समझा जाएगा। ये मामला अपने आप में एक क्रूर निबंध है जिसे आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको चालाक और सिस्टम की सदी हुई लापरवाहियां दिखेंगी और न्याय व्यवस्था का खोखलापन नजर आएगा। आगे आने वाले वक्त में यह उदाहरण दिया जाएगा कि 2 युवाओं को कुचले जाने को किस तरह सिर्फ 300 शब्दों में समेटकर खत्म कर देने की कोशिश हुई थी और लोगों के गुस्से ने कैसे इस केस को एक ही झटके में मोड़ दिया। आगे हमारी नजर इस पर रहेगी। लेकिन यह सोशल मीडिया का था अच्छा इफेक्ट। अब सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। यह बहुत असरदार हो सकता है, हम सब जानते हैं। पुणे की खबर इसका एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन यही सोशल मीडिया किसी की जान भी ले सकता है। इसका एक सबूत चेन्नई से आया है, जहां पर 33 साल की एक आईटी प्रोफेशनल महिला की मौत का जिम्मेदार सोशल मीडिया को बताया जा रहा है। अब से 20 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जो फॉरवर्ड होते होते शायद आपके मोबाइल तक भी पहुंच गया। इस वीडियो में एक छोटी बच्ची शेड पर गिर गई थी और कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बच्ची अपार्टमेंट की 4थी मंजिल से अपनी मां की गोद से गिरी थी और पहली मंजिल के शेड पर अटक गई। हालांकि सोसाइटी के लोगों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद इस बच्ची को बचा भी लिया, लेकिन दावा है कि घटना के बाद इस बच्ची की मां के साथ सोसाइटी से सोशल मीडिया तक ट्रोलिंग वाला जो सिलसिला शुरू हुआ वो उसकी मौत पर जाकर खत्म हुआ। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर 33 साल की राम्या को बच्ची हाथ से छूट जाने की वजह से बुरी तरह ट्रोल किया गया, लापरवाह बताया गया और सुबह शाम तरह तरह के ताने मारे गए। यहां तक कि कुछ स्थानीय न्यूज चैनल्स पर भी इस महिला को गैर जिम्मेदार बताया गया और इसका नतीजा यह हुआ कि एक वक्त के बाद राम्या इस ट्रोलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाई, डिप्रेशन में चली गई, उसका इलाज कराने की नौबत आई। लेकिन सोशल मीडिया के ताने और ट्रोलिंग राम्या के दिमाग पर इस कदर हावी हो गए कि इलाज का भी कोई असर नहीं हुआ और दावा है कि 19 मई को राम्या ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। यानी आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिसके जितने फायदे हैं उतना ही ज्यादा नुकसान भी है। सोचिए, फेसलेस ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पर, फेसलेस, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ट्रोलिंग वाले ताने मन को उस तरह छलनी कर देते हैं जिस तरह बंदूक की गोलियां शरीर को छलनी कर देती हैं। 25 से 45 साल के लोगों के साथ अगर ऑनलाइन ट्रोलिंग ज्यादा हो जाए तो उनमें आत्महत्या करने का विचार 4 गुना बढ़ जाता है। महिलाओं में स्थिति और गंभीर हो जाती है। चेन्नई की महिला पहले ही अपने बच्चे के साथ हुए हादसे को लेकर गिल्ट में थी। ऐसे में चारों तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रोलिंग के कारण उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे मामले में परिवार के साथ और काउंसलिंग की जरूरत होती है। इतना जान लीजिए कि ट्रोलर्स की जो ऑनलाइन सत्ता है उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें नजरअंदाज किया जाए। आप उसको जितनी इंपॉर्टेंस देंगे वो उतना ही आपके सिर पर हावी होगा। यकीन मानिए, वो आपकी जिंदगी में डिसाइड नहीं करेंगे कि कल क्या होने वाला है और आप उनको ये डिसाइड मत करने दीजिए कि वो आज आपको क्या करने पर मजबूर करते हैं। अब सत्ता में अगली खबर आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी है और यह खबर एक 12 साल की बच्ची की दर्दनाक आपबीती पर आधारित है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपने अलग अलग तरह के पान के बारे में सुना होगा, जैसे फायर पान, आइस पान, हो सकता है बहुत सारे न्यूज मित्रों ने कभी ना कभी खाया भी हो। ऐसा ही एक और पान है जिसका नाम है स्मोक पान, जिसे नाइट्रोजन पान के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी स्मोक पान को खाने की वजह से बेंगलुरु में एक 12 साल की बच्ची के पेट में छेद हो गया। यानी ऐसा पान जिसे खाने के बाद एक लड़की की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। और आज इसीलिए हम न्यूज मित्रों के लिए स्मोक पान के रासायनिक खतरे वाली सत्ता की कुंजी तैयार कर रहे हैं, जो किसी के पेट में सुराख तक कर सकता है। लेकिन पहले यह सुनिए बच्ची के साथ हुआ क्या। दरअसल बेंगलुरु में 12 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ एक पार्टी में गई और वहीं पर उसने एक पान के स्टॉल से एक स्मोक पान खाया। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि यही स्मोक यानी नाइट्रोजन पान बच्ची के पेट में सुराख की वजह बन गया। पान खाने के बाद बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। पेट में दर्द के बाद माता पिता बच्ची को अस्पताल लेके गए, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बच्ची के पेट में टेस्ट के दौरान उन्हें एक सुराख नजर आया। इसके बाद डॉक्टर्स ने बच्ची की सर्जरी की और उस नाइट्रोजन पान की वजह से पेट के संक्रमित हिस्से को हटाना पड़ा और इस सर्जरी के 6 दिन बाद उस बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। यानी एक पान किसी को अस्पताल भी पहुंचा सकता है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को होगा। हमारे यहाँ पे एक बच्ची एडमिट हुई थी। खाना खाने के बाद उसने जो हम स्मोकी पान बोलते हैं उसको पूरा ट्राई करने का था, तो उसने ट्राई किया। उसके बाद उसको एकदम से तुरंत पेट फूल गया और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। सीटी स्कैन में हमने देखा कि उनको है ना पेट फटा हुआ और पेट में पूरा गैस भरा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम हुआ है वो नाइट्रोजन पान की वजह से हुआ है, क्योंकि ये लिक्विड नाइट्रोजन जो यूज़ करते हैं पान में वो बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ होती है। जहाँ पे आपको चेहरे पे लग गया तो जलन होना, आंख पे लग गई तो आंख चले जाना, या बहुत उसकी जो स्मोक आती है उसको हमने बहुत लंबे तक उसको सांस लेते या उसको यूज़ किया तो सांस लेने में दिक्कतों की मौत भी हो सकती है। जो रसायन है उसका यूसेज फूड में रिस्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है, फिर भी यहाँ पे आया बच्चे को मिल जाता है, पार्टीज में मिल जाती है। सिर्फ पान नहीं, बिस्किट मिलता है, स्मोकी बिस्किट, स्मोकी वेफर मिलते हैं, स्मोकी जूस मिलते हैं, सारे चीज़ में ये लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करता है। आप देखिए मेरा हाथ यहाँ पर, और इस हाथ में एक नाखून अभी गड़बड़ है। यहाँ पर अगर आप देखें ये थोड़ा अलग सा नाखून है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से 28 साल पहले मेरे इस नाखून के पास एक चीज हो गई थी जिसकी सर्जरी, उसकी सर्जरी लिक्विड नाइट्रोजन से की गई थी, जो कि स्मोक पान में पड़ा है, लिक्विड नाइट्रोजन। और उस सर्जरी के बाद ये उसका एक साइड इफेक्ट होता है। सोचिए सर्जरी के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है वो पान में डाला गया। पहले तो पान बेचने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो भी लोग इसका इस्तेमाल किया जा रहे हैं उसका उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जब इसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका तापमान माइनस चला जाता है, माइनस से भी नीचे, और यह जरूरत से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसीलिए अगर इसका प्रयोग ढंग से ना किया जाए या लापरवाही से किया जाए तो यह शरीर को जमा भी कर सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। यह भी नोट कर लीजिए कि लिक्विड नाइट्रोजन भाप बनने के बाद कई गुना ज्यादा फैलता है। ऐसे में इससे नुकसान की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आना शुरू होता है तब जलन होती है और बहुत बुरी जलन होती है। ऐसे ही बेंगलुरु में 12 साल की बच्ची के साथ हुआ। लिक्विड नाइट्रोजन पेट में जाने के बाद गैस में बदल गई और उबलने लगी। इससे पेट का एक हिस्सा खराब हो गया। इसीलिए अगर आप भी ऐसे पान खाने के शौकीन हैं तो सावधानी बरतिए, अपने शौक को कंट्रोल करिए। इस सब के बीच में अब बात करते हैं सत्ता में जो अलग अलग कलेश हो रहे हैं, बयानों से ज्यादा तस्वीरों में। तस्वीरों वाला यह कलेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आया। जरा ध्यान से देखिए, आज आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली थी, लेकिन रैली शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता इतने बेकाबू हो गए कि वो बैरिकेडिंग तोड़कर मंच के करीब तक पहुंच गए। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, वो फिर भी नहीं माने। लाठीचार्ज से समर्थकों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, जूते, चप्पल, ईंट, पत्थर भी फेंके, मंच के पास लगे लाउडस्पीकर को उखाड़ फेंका। हालात भगदड़ वाले बन गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आए। इसके बाद
अखिलेश यादव ने मंच संभाला। उन्होंने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। अखिलेश ने कहा, आप में जोश है, इस जोश का इस्तेमाल 25 मई के लिए करिएगा, अनुशासन में रहिए, अनुशासन मत बिगाड़िए। इसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। वैसे आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली में जो हुआ पहली बार नहीं था। इससे पहले फूलपुर और संत कबीर नगर में भी चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए थे। फूलपुर में तो अखिलेश यादव के साथ मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहां कार्यकर्ता मंच के काफी करीब पहुंच गए, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज तक हो गए। कार्यकर्ताओं और समर्थकों को काबू में रखना नेताओं के लिए काफी मुश्किल का काम हो सकता है, और जब ये बेकाबू होते हैं तो हिंसा होती है, जैसे कि बिहार के सारण में कल हुई वोटिंग के बाद आज हुआ। सारण में चुनाव के बाद हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए। आरोप है कि लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य कल एक बूथ पर गई थी, जहां उनकी बीजेपी समर्थकों से बहस हुई। बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक तरफ जहां रोहिणी आचार्य थी तो दूसरी तरफ बीजेपी से रमाकांत सिंह सोलंकी। मामला इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कल तो मामले को शांत करा दिया, लेकिन आज सुबह एक बार फिर दोनों पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में गोलीबारी हो गई। इसमें 2 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की मौत हो गई। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। अगले 2 दिनों तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य ने इस सब के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि तेजस्वी यादव का कहना है कि हार के डर से विरोधी ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। अभी जो है वो जो प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है, और हम लोग जो है जितने भी एरियाज हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं। हमारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग फरार हैं, और प्रशासन के लोगों ने मुझको आश्वस्त किया है कि शाम तक जो बाकी के 2 लोग हैं उनको भी पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है, और प्रशासन को लोगों को इस बात को देखना चाहिए। चुनाव में हुई हर प्रकार की हिंसा का हम विरोध करते हैं। आरजेडी की आक्रामकता की वजह से ही इस प्रकार की हिंसक वारदातें होती हैं। मुझे गालियां दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। क्या ये सब जरूरी था? वैसे कलेश सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बयानों में भी है। आज अरविंद केजरीवाल ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य तौर पर 2 दावे थे। पहला यह कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी चुनाव के बाद हटा देगी। दूसरा यह कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को जवाब देने के लिए जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूछा कि स्वाति मालीवाल पर वो चुप क्यों है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के दावे को उन्होंने हवाबाजी कहा। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। किसी महिला सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आपकी पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, उसके बाद बजाय उसका निदान करने के पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप आरोप लगा रहे हैं
देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं, बीजेपी जा रही है। थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और छठे चरण में छक्का लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। देश में स्थिरता, निरंतरता चाहती है और मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में ये जो ईमानदार और दमदार सरकार चली है उसके काम को और आगे बढ़ाना चाहती है। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और चौकीदार ने कहा है कि मैं देश के खजाने को सुरक्षित रखूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये मोदी जी ने कहा नहीं करके दिखाया है।